गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आपको अच्छे से ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के जो सेशंस हैं वो अच्छे से समझ लग रहे हैं। एंड प्रीवियस सेशंस में हमने सेल कंप्लीट कर लिया है, टिश्यू कंप्लीट कर लिया है एंड आई हैव स्टार्टेड विद ब्लड। और ब्लड के केस में भी आई हैव डिस्कस दी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, वो डिस्कस हो चुका है। और आज का जो सेशन है उस केस में वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट एंड प्लेटलेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ब्लड ग्रुप्स क्या हैं, ऑन दैट बेसिस RH फैक्टर एंड एक प्रॉब्लम है जो रिलेटेड है RH फैक्टर के साथ, हम वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। And functions of platelets are done. After this, the new topic is blood clotting. As we know, अभी हमने जस्ट फंक्शंस किए हैं ब्लड के प्लेटलेट्स के, सॉरी। तो उसमें द मेन फंक्शन और द इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है प्लेटलेट्स का वो क्या है? ब्लड क्लॉटिंग की। प्लेटलेट्स वो हेल्प कर रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग में, राइट? तो हमें अभी ये समझना है कि ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म क्या है और ब्लड क्लॉट कैसे हो रहा है। इसको एक और टर्म इज यूज्ड फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, दैट इज द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड की कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की, खून कैसे जमता है, राइट? सो इन दैट केस जैसे फंक्शंस में हमने जस्ट डिस्कस किया है कि प्लेटलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उसके साथ साथ विटामिन के का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। सो जब भी चोट लगती है, हम सबके एक ना एक बार तो चोट पक्का लगी होगी अभी तक, राइट? तो जब भी चोट लगती है, बचपन में चोट लगती थी हमारे, तो हमने देखा था कि खून थोड़ी देर बहता है और उसके बाद वो जम जाता है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ ब्लड क्लॉटिंग। अभी हमें उसके पीछे का जो फिजियोलॉजिकल, जो साइंटिफिक फिनोमिनन है कि कैसे हो रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ऐसा क्या है कि खून जम जाता है जब चोट लगती है और बहुत ज़्यादा जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकल पाता। बिकॉज ये एक तरह से प्रोटेक्शन का ही मैकेनिज्म है हमारे सिस्टम में। हमारी बॉडी खुद के अंदर खुद को प्रोटेक्ट कर रही है ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए। बिकॉज अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया तो इंटरनल सिस्टम की फंक्शनिंग अगेन ख़राब हो जाएगी। द सिस्टम विल नॉट वर्क प्रॉपरली बिकॉज ब्लड का जो अमाउंट है, जो ब्लड में एक बैलेंस है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि क्लॉटिंग है क्या। सो क्लॉटिंग व्हाट इट इज़ बेसिकली द डिफेंस मैकेनिज्म। और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड क्या है? इट इज़ द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। एज आई हैव टोल्ड यू कि ये हमारी बॉडी हमें प्रोटेक्ट कर रही है ब्लड ड्यू टू दिस प्रोसेस। कोएगुलेशन जब हो रही है या ब्लड क्लॉट जब बन रहा है, जब वूंड होता है, जब चोट लगती है, तो एक्चुअली बॉडी प्रोटेक्ट कर रही है हमें। सो इट इज़ द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। बॉडी इज प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ, उसके साथ साथ बॉडी इज मेंटेनिंग द ब्लड बैलेंस। सो हाउ इट इज प्रोटेक्टिंग? इट प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए, उसको प्रिवेंट कर रहा है हमारा ये सिस्टम और ये पूरा जो प्रोसेस है। सो हाउ इट विल प्रोटेक्ट? इट प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो ना बह जाए, हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल रहे। सो दैट इज हाउ जो ये ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है, इट विल प्रोटेक्ट अस। सो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, जहाँ भी हमें चोट लगती है वहाँ से, तो बेसिकली क्या हो रहा है? प्लग फॉर्मेशन की एक स्टॉपेज बन जाता है वहाँ पर ब्लड क्लॉट का। उसके कारण क्या हो रहा है कि जो बाकी जो ब्लड पीछे है, लेट्स सपोज कि दीज आर द ब्लड वेसल्स, राइट? एंड दिस इज द पार्ट, यहाँ पर चोट लगी है, ये हमारी स्किन का, लेट्स सपोज कि स्किन की अपर लेयर है, स्किन की अपर लेयर है यहाँ पर, एंड ये ब्लड वेसल्स है नीचे। यहाँ चोट लगी, खून इधर से बहेगा, ब्लड विल कम आउट। सो ड्यू टू दिस मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म की हेल्प से, इस डिफेंस मैकेनिज्म की हेल्प से क्या होगा, यहाँ पर जो है ब्लड का क्लॉट बन जाएगा और जो पीछे जो ब्लड है यहाँ खून जम जाता है,
यहाँ जो पीछे ब्लड है इट विल कीप ऑन फ्लोइंग, वो फ्लो करता है सिस्टम के अंदर ही, वो बाहर नहीं आ पाता। तो ये एक यहाँ पर एज अ स्टॉपर, एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर या प्लग या स्टॉपर लग जाता है ब्लड के सेल्स का ही, और जिसमें प्लेटलेट्स हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो एक साथ मिलके एक स्टॉपर बना देते हैं, स्टॉप करते हैं ब्लड के फ्लो को, राइट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म कि क्या मैकेनिज्म है। सो सबसे पहले व्हाट विल हैपन कि एट द साइट ऑफ इंजुरी, जहां पर चोट लगती है वहां से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो रहा है। सो व्हाट विल हैपन, फर्स्ट स्टेप, तो आई एम राइटिंग हियर द स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के। सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन, इट इज अ प्रोटीन, थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज हो रहा है, जहां पे चोट लगेगी वहां से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, उसके नियर बाय एरिया से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो जाएगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी। नाउ हमारे ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में एक प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। तो फर्स्टली जब चोट लगी तो ये प्रोटीन रिलीज हो गया। इस प्रोटीन ने अभी क्या करना है, जो इनएक्टिव प्रोटीन है जो अभी फंक्शन नहीं कर रहा, उसको जाके एक्टिवेट करेगा, बिकॉज जब वो प्रोटीन एक्टिवेट होगा तभी जो है ब्लड की कोएगुलेशन हो पाएगी, तभी ब्लड की क्लॉटिंग हो पाएगी, और तभी हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है जो वो फंक्शन स्टार्ट करेगा। सो थ्रोम्बोप्लास्टिन फर्स्ट स्टेप में रिलीज हो गया। अभी इस थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या करना है, इसने एक्टिवेट करना है प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म है एक प्रोटीन की जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। सो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होने के बाद इट विल एक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देना है, और इसके साथ साथ हमारे इस प्रोसेस में, इस स्टेप में कैल्शियम आयंस भी चाहिए, कैल्शियम आयंस भी चाहिए होते हैं। सो how it will activate, I am writing the activation step this side. So the activation step में क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन से बनेगा थ्रोम्बिन, और कैसे बनेगा, ड्यू टू द थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो थ्रोम्बोप्लास्टिन इसके ऊपर एक्शन करेगा, इसके ऊपर एक्ट करेगा, उसके साथ साथ कैल्शियम आयंस भी चाहिए। कैल्शियम आयंस को हम Ca2 पॉजिटिव लिखते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एक्टिवेशन स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप है, इस पार्ट से एक्टिवेशन हो गई है इस प्रोटीन की। ये प्रोटीन फर्दर एक और प्रोटीन है जिसको एक्टिवेट करेगा, और उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन। सो ये एक्टिवेशन का फर्स्ट स्टेप हो गया। सो पूरी प्रोसेस का ये सेकेंड स्टेप है, एक्टिवेशन का ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड, उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, उसने एक्टिवेट किया प्रोथ्रोम्बिन को। नाउ ये जो थ्रोम्बिन है, इसने थर्ड स्टेप में क्या करना है, इट एक्टिवेट फाइब्रिनोजन। इसने एक्टिवेट करना है फाइब्रिनोजन को। सो इट विल एक्टिवेट द फाइब्रिनोजन। अभी फाइब्रिनोजन विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन चेंज हो जाएगा अपनी एक्टिव फॉर्म में, और एक्टिव फॉर्म क्या है, फाइब्रिन। सो ये फाइब्रिन एक्चुअली फाइबर लाइक है, बहुत ही थिन, जैसे बहुत ही पतला धागा है उसके जैसा है। एक्चुअल में ये फाइब्रिन क्या कर रहा है, ये धागे की शेप का जो प्रोटीन है ये क्या कर रहा है, ये एक नेटवर्क बना रहा है। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस। लेट सपोज कि ये स्किन की अपर लेयर है, यहाँ चोट लगी है, यहाँ से ब्लड इज मूविंग आउट। सो व्हाट विल हैपन, ये सारी प्रोसेस चल रही है, एट द एंड हमारे पास फाइब्रिन आ गया, ये फाइबर लाइक प्रोटीन आ गया। तो ये फाइबर लाइक प्रोटीन क्या करेगा, ये ऐसे यहाँ पर नेटवर्क बना देगा, एक नेटवर्क बन गया, यहां से ब्लड का निकलना डिफिकल्ट हो जाएगा।
उसके साथ साथ फिर क्या होगा, जो प्लेटलेट सेल्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर रही हूँ, ऐसे एक जैसे जाली होती है वैसा एक नेट बन जाता है, जो ये इसके बीच थोड़ी थोड़ी स्पेसेस हैं, यहाँ पर क्या होगा, जो प्लेटलेट्स सेल्स हैं दे विल फिक्स, सेल्स यहाँ फिक्स हो जाते हैं, राइट। उसके बाद क्या होगा, ब्लड का जो वहाँ यहाँ से निकलना डिफिकल्ट हो जाता है, एंड दैट इज हाउ जो है ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और खून जो है बहना बंद हो जाता है, और इन अदर वर्ड्स कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इज देयर, राइट। सो व्हाट विल हैपन, इस फाइब्रिन के साथ ब्लड सेल्स मिलके ये नेटवर्क बना देते हैं, दिस इज द नेटवर्क और नेट। फाइब्रिन एक्टिव हुआ, ये फाइब्रिन इज जो ये धागे हैं, ये लाइंस जो मैंने बनाई हैं ये फाइब्रिन है, और यहाँ जो थोड़ी थोड़ी स्पेसेस हैं, जो ये ब्लैक डॉट्स हैं, दिस रिप्रेजेंट सेल्स। तो एक नेट को इमेजिन करो कि एक जाली है, उसमें थोड़े छोटे छोटे छेद हैं, और उन जो छेद हैं उनमें भी कुछ फिक्स कर दिया, और जो भी फिक्स किया है वो ब्लड के सेल्स हैं, जो क्या कर रहे हैं टुगेदर, ये पूरा नेटवर्क जो है मिलके ब्लड को बाहर निकलने से रोक रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। सो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो आपको उन क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। सो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं क्या, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो फैक्टर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में, एंड इन मॉलिक्यूल्स के, इन प्रोटीन्स के बिना ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है, कोएगुलेशन का जो मैकेनिज्म है, इट इज़ इनकम्प्लीट, वो हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये सारे फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं। सो फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर इज द फाइब्रिनोजन। मैकेनिज्म में हमने डिस्कस किया है दैट फाइब्रिनोजन क्या काम कर रहा है। सिमिलरली फैक्टर 2 इज द प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 इज द थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंड फैक्टर 4 इज द कैल्शियम आयंस, फैक्टर 5 इज द क्विक लायबल फैक्टर, Factor 7 is quick stable factor, factor 9 is Christmas factor, and factor 8 is the anti-hemophilic factors. So आपको इन factors के नेम पता होने चाहिए, हम चेंज नहीं कर सकते कि factor 1 को हम प्रोथ्रोम्बिन बोल देंगे, नो, factor 1 would be the fibrinogen only. So आपको इन कुछ factors हैं जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करें, उनके नेम पता होने चाहिए, राइट। सो आई होप आप सबको ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म क्लियर है, प्लेटलेट्स के फंक्शंस क्लियर हैं, राइट। सो नाउ आफ्टर दिस वी आर मूविंग टूवर्ड्स द ब्लड ग्रुप। बिफोर स्टार्टिंग दैट, वो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू रिकॉल यू, जब मैंने जस्ट फंक्शंस किए हैं प्लेटलेट्स के डिस्कस, तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि विटामिन के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में। मीन्स जो विटामिन के है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज फैक्टर, और उसके साथ साथ विटामिन के इटसेल्फ खुद क्लॉटिंग मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे कैल्शियम आयंस हैं, वैसे ही विटामिन के इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, राइट। सो इसीलिए हम जब न्यूट्रिशन का पार्ट करेंगे, सो इन दैट केस विल डू दी विटामिन के, उस कौन कौन से ऐसे फूड स्टफ्स हैं, फूड कंपोनेंट्स हैं जहाँ से हमें विटामिन के मिलता है, बिकॉज हमारी बॉडी के हर अंदर जो भी कोई मैकेनिज्म चल रहा है, कोई भी फंक्शन चल रहा है, उसको अच्छे से करवाने के लिए, उस प्रोसेस को अच्छे से होने के लिए द थिंग इज़ कि हम एक बैलेंस डाइट लें, एक न्यूट्रिएंट रिच डाइट लें, जो हम सारा न्यूट्रिशन की क्लासेस जब स्टार्ट होंगे उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ रहा है, और जो भी हमने अभी तक फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के सेशंस हमारे हो चुके हैं, एंड यू आर गोइंग थ्रू दैट, राइट। सो आफ्टर दिस आई एम स्टार्टिंग विद द ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स, हर पर्सन का अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है, राइट। सेम भी हो जाता है किसी किसी का। सो ब्लड ग्रुप्स बेसिकली हैं क्या? ब्लड ग्रुप्स, सो ब्लड ग्रुप्स मेनली 4 टाइप्स के हैं। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी है, ओ है। सो ये स्टार्ट कैसे हुआ?
जब हम बात करेंगे कि किसी ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन होनी है ब्लड की, कि किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन का ब्लड लेना है, सो उस टाइम पर डॉक्टर विल चेक द ब्लड ग्रुप, बिकॉज ऐसे किसी का भी ब्लड ग्रुप किसी को नहीं दे सकते। उसका रीज़न क्या है? ऑन दैट बेसिस ही जो ये 4 टाइप्स हैं ब्लड ग्रुप के वो हैं। सो बेसिकली क्या है कि जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, राइट, अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड सेल्स हैं, उनके सरफेस के ऊपर प्रोटीन होते हैं। जैसे हमने सेल की स्ट्रक्चर की थी फर्स्ट जब हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी का, अगर आपने अभी तक सेल की स्ट्रक्चर इन डिटेल में वो सेशन अभी तक नहीं आपने देखा है, देन प्लीज गो थ्रू इट वंस, अदरवाइज आपको जो नेक्स्ट सेशंस है वो समझ नहीं लगेंगे। सो सेल की जब हमने स्ट्रक्चर की थी, सिमिलरली ब्लड के सेल्स भी वैसे ही हैं, द सेम स्ट्रक्चर लाइक द सेल। तो जो सेल्स हैं उनके सरफेस के ऊपर, मीन्स लेट सपोज कि ये सेल है, यहाँ इसके ऊपर प्रोटीन होते हैं। तो ये जो प्रोटीन है इनको हम बोलते हैं एंटीजन। जो सेल के सरफेस के ऊपर प्रोटीन होंगे वो होंगे एंटीजन। और एक होता है एंटीबॉडीज, ये भी प्रोटीन ही होते हैं। ये ब्लड प्लाज्मा में फ्रीली मूविंग प्रोटीन है। जो एंटीजन है ये होंगे सेल सरफेस प्रोटीन, सेल के सरफेस के ऊपर है। दीज आर दी फ्रीली मूविंग, फ्री मूव कर रहे हैं प्रोटीन्स। सो नाउ क्या हो रहा है ब्लड ग्रुप्स के केस में, जो जैसे हम बोलते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से ब्लड लेना है, तो उस केस में क्या होगा? लेट्स सपोज कि 2 ब्लड ग्रुप्स हैं, ए ब्लड ग्रुप है और बी ब्लड ग्रुप है। क्या आप इफ आई आस्क यू कि क्या ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप, ये दोनों जो पर्सन्स हैं, क्या ये एक दूसरे को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, या ए ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है वो बी को ब्लड डोनेट कर सकता है? येस और नो? देन डेफिनेटली द आंसर वुड बी नो, नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन हमें पता लगेगा एंटीजन और एंटीबॉडी के। ब्लड ग्रुप्स के केस में जब वी कैन से रिजेक्शन हो जाती है कि ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते उस पर्सन को, उसका एक पर्सन को दूसरे का, उनका ब्लड जो है ग्रुप है वो अलग अलग होता है, उसमें क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाता है, ये एक दूसरे को किल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो एंटीबॉडी है इट इज अगेंस्ट दिस एंटीजन। तो क्या होगा? लेट्स स्टार्ट विद ए ब्लड ग्रुप। मेनली ब्लड ग्रुप्स जो हैं दे आर 4 टाइप्स। कौन कौन से? आई एम राइटिंग हियर ए बी एंड ओ, राइट। तो ए ब्लड ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ए ब्लड ग्रुप के केस में ए ब्लड ग्रुप के केस में जो एंटीजन है, सरफेस के ऊपर जो एंटीजन होगा वो होगा एंटीजन ए, राइट। बट जो ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है उसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर फ्रीली मूविंग जो प्रोटीन्स हैं जो कि हैं एंटीबॉडीज, तो उसके अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो होगी एंटीबॉडी बी। मीनिंग जो ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है, लेट्स सपोज आई एम ए ब्लड ग्रुप, तो उस केस में क्या है, मेरे ब्लड के अंदर जो एंटीजन है वो ए होगा, तो ए ब्लड ग्रुप है मेरा। उससे पता लगेगा कि ए ब्लड ग्रुप है या ए कैटेगरी का प्रोटीन है। मेरे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज बी है, मीनिंग कि बी के अगेंस्ट, कि जो बी ब्लड ग्रुप है उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज हैं। तो इन फ्यूचर लेट्स सपोज कि ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के बॉडी के अंदर जब बी ब्लड एंटर होगा या बी ब्लड ग्रुप एंटर होगा, तो उस टाइम पर क्या होगा, ए के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं बी के अगेंस्ट, तो ये क्या करेंगी, ये उस बी ब्लड ग्रुप को किल करेंगी। तो इसी कारण जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर डॉक्टर विल चेक द ब्लड ग्रुप प्रॉपरली, अदरवाइज क्या होगा, पर्सन को की जो है लाइफ रिस्क पे हो सकती है। बिकॉज अगर ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन ने बी से ब्लड लिया है तो वो बी को तो किल कर देगा, बिकॉज उसके अंदर एंटीबॉडीज जो है वो बी के अगेंस्ट है, राइट। सिमिलरली बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन जो है, मीन्स जो सरफेस के ऊपर, सेल के सरफेस के ऊपर प्रोटीन है वो बी है, बट बी के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं मीन्स अगेंस्ट ए हैं।
सो दैट इज वाई ए ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है वो बी से नहीं ले सकता, बिकॉज उसके अंदर एंटी ए भी है। सिमिलरली बी ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है वो ए से ब्लड नहीं ले सकता, बिकॉज उसके अंदर एंटीबॉडीज बी के अगेंस्ट हैं। तो अगर ये दोनों ब्लड ग्रुप्स एक्सचेंज होंगे तो लाइफ रिस्क पे है, लाइफ थ्रेटनिंग केस है ये, राइट। नेक्स्ट ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा, जो एंटीजन है वो ए बी होगा, मीन्स दोनों प्रोटीन्स की चेन्स प्रेजेंट है, बट एंटीबॉडी नहीं है। इस केस में एबी के केस में कोई एंटीबॉडी नहीं है, किसी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट इज द ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के केस में एंटीजन मीन्स सरफेस प्रोटीन नहीं है, बट ओ के केस में एंटी ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है। सो इस केस में एंटीजन नहीं है बट एंटी ए बी है, राइट। सो इन दिस केस ओ और ए बी को अगर कंपेयर करें, ए बी ब्लड ग्रुप के केस में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, किसी के भी अगेंस्ट कुछ नहीं है। सो ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, मीन्स वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। सो ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल recipient, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, किसी भी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट कुछ नहीं है, सो इट कैन रिसीव द ब्लड। कोई भी ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर एंटर होगा तो उसके अंदर किल करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये ए से भी एक्सेप्ट करेगा, बी से भी एक्सेप्ट करेगा, ए बी से भी एक्सेप्ट करेगा। नाउ ओ ब्लड ग्रुप जो है इट इज यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप जो है इट इज यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप जो है वो डोनेट तो कर सकता है, बट ओ ब्लड ग्रुप कैन नॉट रिसीव। सेम ऑपोजिट इज फॉर द ए बी। सो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडीज हैं, एंटीजन नहीं है, राइट। सो दिस इज अबाउट द ब्लड ग्रुप्स। आफ्टर दिस ब्लड ग्रुप्स का ही सब पार्ट है, एक फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं RH फैक्टर। ये अनदर एक और टाइप का एंटीजन है जो ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर ही होता है। उसके बेसिस पर जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, राइट। सो आई एम स्टार्टिंग विद दैट RH फैक्टर। सो ये अनदर सरफेस एंटीजन। अगर ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर RH प्रेजेंट है तो इट मीन्स RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, अगर नहीं प्रेजेंट तो RH नेगेटिव है। तो RH पॉजिटिव है, लेट्स सपोज आई एम राइटिंग A पॉजिटिव, तो इट मीन्स RH एंटीजन प्रेजेंट है, उसके साथ साथ A एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो A पॉजिटिव हो गया। अगर मैं लिखूंगी A नेगेटिव तो इट मीन्स A का एंटीजन प्रेजेंट है, बट RH वाला जो प्रोटीन है, ये एंटीजन क्या है, प्रोटीन ही है, तो RH वाला जो प्रोटीन है वो एब्सेंट है, तो इट मीन्स दिस इज A नेगेटिव। सेम गोज फॉर द B पॉजिटिव एंड द B नेगेटिव, राइट। सो फर्स्ट सबसे पहले ये रीसस मंकी में देखा गया था, डिस्कवर किया गया था। आफ्टर दैट RH फैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी हमें। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज
checked and it was discovered in the rhesus monkey के केस में देखा गया था. Now RH फैक्टर के साथ A पॉजिटिव और A नेगेटिव, हमने अभी AB O इन सारे केसेस में हमने चेक कर लिया है कि कौन सा ब्लड ग्रुप हम किसको दे सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन कब हो सकती है, बिकॉज अदरवाइज दोनों ब्लड ग्रुप्स में रिएक्शन हो जाएंगे. सिमिलरली RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के केस में भी ऐसे ही रिएक्शंस होते हैं. तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? उन रिएक्शंस को हम अग्लूटिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. मीनिंग कि जो ये एंटीबॉडीज हैं ये एंटीजन को किल करने की कोशिश करते हैं. लेट्स सपोज कि ए ब्लड ग्रुप बी को दे दिया, ए ब्लड ग्रुप बी को दे दिया, तो उस बी पर्सन में क्या होगा, ये एंटी बी प्रेजेंट है, मींस ये बी के एंटीजन को किल करेंगे. तो उस रिएक्शन को जब एंटीबॉडीज एंटीजन को किल करेंगी उसको बोलते हैं अग्लूटिनेशन रिएक्शन. सो अग्लूटिनेशन जो रिएक्शन है वो RH के केस में भी होता है. सो अग्लूटिनेशन रिएक्शन, अग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होगा? इट इज द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. तो RH फैक्टर के केस में भी होगा. एंड एक प्रॉब्लम एसोसिएटेड है इसके साथ, उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस सुना है आपने नेम ये पहले, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस. So this is erythroblastosis fetalis. So basically ये क्या केस है? इस केस में है कि मदर और फीटस की कंडीशन डिस्क्राइब की गई है. लेट्स सपोज कि मदर एंड फीटस, सो इन दिस केस लेट्स सपोज कि RH नेगेटिव है मदर एंड RH पॉजिटिव इज फीटस, राइट. तो इस केस में बहुत ही ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं. वो क्या होता है? फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर मदर का जो ब्लड ग्रुप है और मदर का जो RH फैक्टर है वो नेगेटिव है एंड फीटस का जो RH फैक्टर है वो पॉजिटिव है. उस केस में क्या है कि जो RH ये पॉजिटिव है, इस केस में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, बिकॉज ये RH फैक्टर पॉजिटिव है, मींस एंटीजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी. फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है, मदर का और फीटस का जो ब्लड है वो कॉन्टैक्ट में आएगा, डेफिनेटली कॉन्टैक्ट में आएगा. फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है इस केस में वो सेफ होती है, वो सेफ है. बट सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होगा? सेकेंड प्रेगनेंसी इज नॉट सेफ. वो क्यों सेफ नहीं है? बिकॉज फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर जब मदर और फीटस का जो ब्लड है वो कांटेक्ट में आएगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उस टाइम पर क्या है कि जो ये RH पॉजिटिव है इसके जो प्रोटीन्स हैं वो RH नेगेटिव के कांटेक्ट में आ जाएंगे और RH मदर की बॉडी के अंदर, नाउ मदर के जो ब्लड है उसको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि कोई ऑपोजिट जो प्रोटीन है वो मेरे ब्लड के कांटेक्ट में आ चुका है. अगर सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम में भी ये सेम कंडीशन हुई तो मदर के ब्लड के अंदर ऑलरेडी इस प्रोटीन के अगेंस्ट, इस प्रोटीन के साथ फाइट करने के लिए ऑलरेडी एंटीबॉडीज होंगी, ऑलरेडी फाइट करने के लिए प्रोटीन्स होंगे जो क्या करेंगे, सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पर फीटस को किल कर देंगे. उससे क्या उसमें मेनली क्या होता है कि फीटस का ब्लड और मदर का ब्लड दोनों में आपस में रिएक्शन हो जाता है जो कि है अग्लूटिनेशन रिएक्शन, कि एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाता है. एंड डेफिनेटली फीटस की जो लाइफ है एज वेल एज जो मदर की लाइफ है वो रिस्क पे है. उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस.
क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द RH फैक्टर, ब्लड ग्रुप. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. सो विद दिस हमारा ब्लड ग्रुप्स का जो पार्ट है, ब्लड का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, इट इज़ डन. आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा है. जस्ट go through it once and we'll meet in the next session. Thank you.